दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित महाराजगंज जिले में स्थित एक गांव है, जिस गांव का नाम कजरी है। जिस गांव की रहने वाली एक लड़की प्रीति अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बड़े ही आराम से अपनी जिंदगी को जी रही होती है। कजरी पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार होती है और वो पर डे अपने घर से पढ़ने के लिए कॉलेज में जाया करती थी। जिस कॉलेज में वो पढ़ने के लिए जाया करती थी उसी कॉलेज में रमेश नाम का लड़का भी उसी की क्लास में पढ़ने आया करता था। कजरी और रमेश एक दूसरे को जानने और पहचानने लगते और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार होना शुरू हो जाता है। प्यार इस हद तक बढ़ता है कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए बातें करना शुरू कर देते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से शादी करने की सोचते हैं तो जब ये बात अपने घर वालों को बताते हैं दोनों, तो इन दोनों के घर वाले इस बात से नाराज हो जाते हैं। जब ये दोनों के घर वाले नाराज होते हैं तो ये दोनों प्रीति और रमेश ये दोनों बैठकर आपस में बातचीत करते और भागने का प्लान बनाते हैं। जब ये दोनों भागने का प्लान बनाते तो इस बात की खबर प्रीति के घर वालों को पता चल जाती है और प्रीति की माता और पिता को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो वो लोग सोचते कि अगर हमारी बेटी हमारे घर से भाग गई, हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए इंसानियत इसी में है कि इस लड़की की शादी इसके मन चाहे लड़के के साथ कर दी जाए। इस बात की जानकारी जब प्रीति को मिलती है तो प्रीति काफी खुश होती है और उसके माता पिता इस रिश्ते को लेकर रमेश के घर पर जाते हैं। इधर रमेश ने भी अपने माता पिता को इस लड़की के बारे में बता रखा था और उसने भी कहा था कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। इसलिए रमेश के घर वाले इस प्रीति की शादी के लिए तुरंत ही मान जाते हैं। जब प्रीति और रमेश दोनों के घर वाले इन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं तो बड़ी धूमधाम से इन दोनों की शादी होती है और प्रीति की शादी होकर प्रीति जब अपनी ससुराल में पहुंचती है तो वो अपने जीवन को बड़े ही खुशहाल तरीके से जीना शुरू कर देती है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद प्रीति वापस अपने गांव अपने घर आती है तो वहां उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है, जो शख्स प्रीति को बताता है कि बेटा तुम एक गरीब घर से हो और क्यों ना तुम सरकार की चल रही एक स्कीम के तहत अपने पति से दोबारा शादी कर लो, जिसमें तुम्हें कुछ नगद कैश भी मिलेगा और सारा शादी का सामान भी मिलेगा। इस लालच में प्रीति आ जाती है और प्रीति इस बात की जानकारी अपने पति रमेश को भी देती है और उसका भी सरकार के तहत चल रही स्कीम में एक फॉर्म अप्लाई करा देती है और अपना भी एक फॉर्म अप्लाई कर देती है। जब इन दोनों ने अपने अपने फॉर्म दोबारा शादी के लिए अप्लाई किए थे तो उसकी एक तारीख रखी जाती है जो जिला के ही परिषद में रखी जाएगी शादी की। शादी की तारीख का दिन जब नज़दीक आता है और धीरे धीरे जब शादी का दिन आ जाता है तो प्रीति के घर वाले प्रीति को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सरकार के तहत विवाह किए जा रहे थे, जिस विवाह में 35 लड़कियां और होती हैं। जब इन दोनों की शादी का नंबर आता है तो प्रीति तो वहां पहुंच जाती है अपने परिवार के साथ, लेकिन प्रीति का जो हस्बैंड होता है रमेश, वो अभी तक नहीं पहुंचा था क्योंकि वो किसी कारण से किसी काम में ज़्यादा व्यस्त हो चुका था, इसलिए वो काफ़ी लेट हो रहा था। जब वो लेट हो रहा था तो उसे जिस शख्स ने इस स्कीम के बारे में बताया था वो शख्स प्रीति के पास चलकर आता है और कहता है कि बेटा अगर तुम ज़्यादा लेट होगी तो ना तुम्हारी शादी होगी और ना सरकार के तहत जो पैसे मिलते हैं ना तुमको वो पैसे दिए जाएंगे और ना ही कोई सामान तुमको दिया जाएगा। इस बात से प्रीति घबरा जाती है और कहती है कि आखिर अब हम करें तो क्या करें, वो किसी काम से व्यस्त हो चुके हैं और मैं उनके बगैर शादी भी नहीं कर सकती। लेकिन वो जो बिचौलिया होता है उसकी निगाह उसके भाई कृष्णा पे पड़ती है। वो कहता है कि क्यों ना कुछ देर के लिए तुम अपना पति अपने भाई कृष्णा को बना लो और कुछ ही देर की तो बात है, उसके बाद तुम्हारे पति आ ही जाएंगे, बस तुमको पैसे मिल जाएंगे और तुम अपने घर चले जाना। प्रीति भी इस बात पर मान जाती है और कहती है कि हाँ मुझे तो बस थोड़े पैसे चाहिए, शादी तो मेरी वैसे भी हो चुकी है, क्यों ना थोड़ी देर के लिए हम कृष्णा को ही बैठा लेते हैं। जब कृष्णा को प्रीति अपने भाई कृष्णा को
अपने पास बैठा लेती और कृष्णा शादी के दूल्हे वाले सारे कपड़े पहनता और इधर प्रीति दुल्हन की तरह सजती है। और दोनों जब सज कर बाहर निकलते हैं तो पंडित जिस तरीके से इन दोनों को गाइड कर रहा था, बता रहा था कि ये करो वो सारा काम कर रहे होते हैं। तभी उस भीड़ से एक शख्स इन सभी शादियों की वीडियो बना लेता है और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर लेता है। जब ये वीडियो पूरी तरह वायरल होती है तो इस बात की जानकारी प्रीति के गांव वालों को भी पता चलती है, जहां कजरी के प्रधान के पास ये वीडियो पहुंच जाती है। वो देखते हैं कि कैसे भाई बहन आपस में शादी कर रहे हैं और वो कहता है, वो शख्स उस वीडियो के नीचे लिख देता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के तहत ये जो गरीब लोग होते हैं उनकी मुफ्त में शादियां कराई जा रही हैं और उन्हें पैसे भी दान में दिए जा रहे हैं। लेकिन जब वो उन प्रधान जी ये वीडियो देखते हैं तो गांव के सारे लोग, आसपास के लोग पहचान लेते हैं कि ये तो प्रीति और प्रीति का भाई है, ये आपस में शादी कैसे कर सकते हैं। जब इस बात की जानकारी ये जो प्रधान जी होते हैं और गांव के 2-4 लोगों के साथ जाकर थाने में एफआईआर दर्ज करते हैं तो इसका खुलासा होता है। जब खुलासा होता है तो पुलिस प्रीति के घर पर आती है और उनसे पूछताछ करती है और जो वो बिचौलिया होता है जिसने परसेंटेज मतलब घोटाले में कुछ पैसे लिए होते हैं इन लोगों से, उसे भी पकड़ा जाता है। और इन दोनों के बीच में कुछ और उच्च लेवल के अधिकारी भी होते हैं जो इस घोटाले में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से कैसे एक गरीब बहन भाई को फंसाया जा रहा था एक पैसे के लालच में आकर। तो दोस्तों, हमारी जो कहानी है वो बस इसीलिए है कि कैसे गरीब लोगों को ये उच्च लेवल के अधिकारी गरीब लोगों को फांसते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।